त्रिशा सिंह, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग विजन आईएएस के टेस्ट नंबर 14 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज इस सेशन में हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चन यानी कि 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इस टेस्ट पेपर में सभी क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर करिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करिए। मुझे अच्छा लगता है आप लोग जब इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मेंशन कर दिया गया है। आप वहां से उस ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। और डेली 12 बजे हमारी ये क्लास चलती है, दोपहर 12 बजे। तो आप इस सेशन से जुड़ करके टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस सेशन का यानी कि 51 क्वेश्चन। कामागाटू मारू घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसका गदर आंदोलन से गहनता से संबंधित था। दूसरा, शोर समिति का गठन कामागाटू मारू के यात्रियों के अधिकारों के संघर्ष करने के लिए किया गया था। बताना है कि कौन सा कथन सही है। ओके। आप लोग राइट आंसर करने की कोशिश करें। ओके। अब बताइए, आप लोग को क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। चलिए, क्वेश्चन मैं वो थोड़ा जूम कर देती हूँ जिससे कि आप लोग को देखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके। तो दोस्तों, ये कामागाटू मारू था क्या? तो दोस्तों, ये एक जापानी जहाज था। ठीक है, एक जापानी जहाज था, पानी वाला जहाज। ठीक है, शिप था, जापानी जहाज था। तो गुरुदत्त जी, ठीक है, गुरुदत्त के दिमाग में ये आइडिया आया कि अच्छा, ये जो ब्रिटिश हैं, ये कुछ ब्रिटिश जो हैं कनाडा में भी रहते हैं। ठीक है, कुछ ब्रिटिश कहाँ रहते हैं? कनाडा में भी रहते हैं। तो क्यों ना हम लोग, गुरुदत्त का ऐसा विचार था कि क्यों ना हम लोग जो है कनाडा में चल करके आंदोलन करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, कहाँ पे चल के? तो कनाडा में। इनका ये विचार था कि कनाडा में वैंकूवर के पास जहाज लेके चलेंगे अपना, सभी यात्री वहां पे उतरेंगे। लगभग 376 के करीब में यात्री थी और वहां पे हम लोग जो है ब्रिटिश के खिलाफ हम लोग, ठीक है, ब्रिटिशों के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। ऐसा इनका विचार था गुरुदत्त जी का। ठीक है, तो जब ये अपना जहाज जापान से कनाडा की ओर लेके निकले तो कनाडा के वैंकूवर के पास इनको जाना था। ठीक है, कनाडा के वैंकूवर। ठीक है, कनाडा के पश्चिमी तट पे ये वैंकूवर है, वहां पे। ओके। तो वहां पे इनको जाना था, वैंकूवर जहाज लेकर के अपना। जब वहां पे ये पहुंचे तो इनको लंगर डालने की अनुमति नहीं मिली। लंगर डालने की यानी कि अपने जहाज को रोकने की, वहां पे उनको उतरने की, कनाडा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली। ठीक है, लंगर डालने की, या फिर ये कहें कि डायरेक्टली कि इनको जो है कनाडा में जाने की परमिशन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ब्रिटिश द्वारा कनाडा को कहा गया कि भाई वहां पे एक कामागाटू मारू जहाज जा रही है, आप उनको वहां पे नहीं, परमिशन मत दीजिए अपने यहाँ आने की। ठीक है, तो कनाडा भी मजबूर था क्योंकि भाई इन दोनों के बीच अपना एक व्यापारिक संबंध था। तो इस वजह से इस ब्रिटिशों की बात को मानने के लिए इन्हें बाध्य होना पड़ा और कनाडा के अधिकारियों द्वारा इनको वहां पे प्रवेश नहीं मिला। तो फिर ये क्या हुए भाई, अब वहां पे इनको प्रवेश नहीं मिला तो मजबूरन इनको अपने देश, अपने घर तो आना ही था। तो फिर ये जो है अपना जहाज लेकर के आते हैं कलकत्ता के पास आते हैं। ठीक है, वहां पे कलकत्ता बंदरगाह के पास आते हैं, कलकत्ता की किसी बंदरगाह के पास। तो जब यहाँ पे ये पहुंचते हैं तो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भाई इनको चिढ़ाया गया कि भाई तुम तो गए थे वहां पे कनाडा में, हाँ, आंदोलन करने, क्या हुआ? तो ऐसे में इन लोग के बीच झड़प हो गई और बहुत भयानक वाली झड़प हुई और फिर अधिकारियों द्वारा गोली चलाया गया, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा, जिससे कि लगभग 20-25 के करीब में जो यात्री थे वो मारे गए थे। तो इसी को जो है, इस पूरी घटना को कामागाटू मारू घटना कहते हैं। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट जो दिया है कि गदर आंदोलन से गहनता से संबंधित था, तो आपको पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि गदर आंदोलन भी जो है ये विदेशों में ब्रिटिशों के खिलाफ ये आंदोलन
करे थे, करना चाहते थे। तो दोनों का संबंध था, गहनता से संबंध था। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। शोर समिति की बात करें तो शोर समिति का गठन जो है यात्रियों के अधिकारों के लड़ने के लिए हुसैन, नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये घटना बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो हुसैन रहीम सोहन लाल पाठक, ठीक है, और एक जन और बलवंत सिंह, ठीक है। इन तीनों के द्वारा जो है शोर समिति का गठन किया गया था। किसके द्वारा? तो हुसैन रहीम, सोहन लाल और बलवंत सिंह, ठीक है। इन तीनों द्वारा जो है शोर समिति का गठन किया गया था यात्रियों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, इसकी जांच करने के लिए, ठीक है। तो आपका दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। छोटा नागपुर पठार में प्रचलित खुंट कट्टी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह प्रणाली भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व पर आधारित थी, जिससे अंग्रेजों को भू राजस्व संग्रह के माध्यम से मुंडा जनजाति को नियंत्रित करने के लिए अनुमति मिल गई। ओके। दूसरा है, 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने अंततः खुंट कुट्टी प्रणाली को समाप्त कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि समाप्त कर दिया खुंट कुट्टी प्रणाली को। तो बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ओके, चलिए। वैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि इस गांव में सबकी अपनी अपनी जमीन होती है, हर परिवार की अपनी जमीन होती है, वो अपनी जमीन पर खेती करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये प्रणाली थी खेती करने की या भूमि की, तो यहाँ पे ये जो प्रणाली थी, इन पर जो है भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि सामूहिक स्वामित्व होता था, या कहें तो सामुदायिक स्वामित्व होता है। यानी कि सभी मिलकर खेत में काम करते थे, जो भी फसल का जितना भी उपज होता था उसको अपने सबको मतलब थोड़ा थोड़ा करके सब लोग आपस में अपनी समझ के आधार पर बांट लेते थे। तो यहाँ पे यही जो है आपका खुंटी कुट्टी प्रणाली है, ठीक है, खुंट कुट्टी प्रणाली है। लेकिन यहाँ पे आप स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि यह प्रणाली भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व पर आधारित थी। तो ये व्यक्तिगत स्वामित्व पर आधारित नहीं थी, बल्कि सामूहिक या सामुदायिक स्वामित्व पर आधारित थी, ठीक है। तो आपका ये स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। और यहाँ पे आगे देखिए तो इसमें दिया है कि आधारित थी, जिससे अंग्रेजों को भू राजस्व संग्रह के माध्यम से मुंडा जनजाति को नियंत्रित करने की अनुमति मिल गई। नहीं, यहाँ पे अंग्रेजों भाई, अब अंग्रेज क्योंकि यहाँ पे भाई इनका अपना अलग प्रथा थी, अपनी अलग रीति रिवाज था कि ये जो है जो खुंट कुट्टी प्रणाली है, ये प्रणाली मेनली मुंडा जनजाति थी। हाँ, मुंडा जनजातियों में ये प्रणाली प्रचलित थी। तो अब इस प्रणाली में ऐसा था कि इन लोग अपना खेती करते थे, फिर अपने हिसाब से इन लोग उपज जितना भी होता था सभी परिवार मिलके खेती करते थे, फिर जितना भी उपज होता था आपस में बांट लेते थे। लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों ने इनके मामले में हस्तक्षेप करना शुरू किया, और फिर ये मजबूर करने लगे कि हमको कर दो, और भी अपने नियम कानून के अंतर्गत इनको अपने अधीन लाने की कोशिश की। मुंडा जनजातियों के इस प्रणाली को अपने अधीन लाने की कोशिश की और इनके इस प्रथा में हस्तक्षेप करना शुरू किया। तो ऐसे में भाई मुंडा जनजातियों को ये चीज़ पसंद नहीं आई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आगे स्टेटमेंट क्या कह रहा है। आगे ये कह रहा है कि जिससे अंग्रेजों को भू राजस्व संग्रह के माध्यम से मुंडा जनजाति को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं, मुंडा जनजाति को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं मिली थी। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, और ये व्यक्तिगत स्वामित्व पर आधारित नहीं थी, बल्कि सामुदायिक या सामूहिक स्वामित्व पर आधारित थी। तो पहला गलत हो गया। दूसरा दिया है कि 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने अंततः खुंट कुट्ट प्रणाली को समाप्त नहीं किया था, बल्कि ये प्रावधान लाया गया 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के माध्यम से कि कोई भी बाहरी मेंबर या फिर कोई भी बाहरी संस्था या कोई भी बाहरी व्यक्ति इनके मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि इनको बाहरी हस्तक्षेप से, इस अधिनियम के माध्यम से बाहरी हस्तक्षेप से सुरक्षा मिल गई, ठीक है। इनकी ये जो प्रथा थी इनको बरकरार रखा गया, ठीक है। इनकी ये जो तरीका था खेती करने का, तो इनको बाहरी हस्तक्षेप से सुरक्षा मिल गई। तो दूसरा भी आपका गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
कभी कभी सुर्खियों में रहने वाले डार्क ऑक्सीजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, सॉरी, डार्क ऑक्सीजन के संदर्भ में आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से आपका राइट आंसर कौन सा है। बताएं डार्क ऑक्सीजन। तो दोस्तों यह गहरे समुद्र में धात्विक पिंडों द्वारा उत्पादित होने वाली ऑक्सीजन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, पूछा है कौन सा सही नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था। ठीक है, 1920 में जो हुआ था उस नागपुर अधिवेशन की बात हो रही है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर, क्योंकि नागपुर में बहुत सारे अधिवेशन हुए थे, तो जो 1920 में हुआ था उसकी बात हो रही है। तो बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो बताएं आप लोग। तो ऑप्शन डी देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मुझे ये आपसे पूछना चाहिए था लेकिन मेरे को ध्यान नहीं रहा। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो दोस्तों आप लोग को ध्यान होगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था, आपस में उनका विलय हुआ था, ये 1916 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, है ना कि नागपुर अधिवेशन 1920 के। तो आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही सही सुमेलित ये कथन जो है सही नहीं है। चलिए अगला देखिए। दक्ष परियोजना शब्दावली का प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में किया जाता है? ठीक है, दक्ष परियोजना शब्दावली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस संदर्भ में किया जाता है? ओके, दक्ष परियोजना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा विस्फोटक खगोलीय स्रोतों के अध्ययन के लिए हाई एनर्जी वाले स्पेस टेलीस्कोप का अध्ययन करने हेतु दक्ष परियोजना लाई गई। यानी कि इसका नेतृत्व, पहले तो ध्यान लीजिए, दक्ष परियोजना का नेतृत्व कौन करेगा? आईआईटी बॉम्बे द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे द्वारा। इसमें क्या है, इसमें दो हाई एनर्जी वाले स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण करने से संबंधित, यानी कि इस दक्ष परियोजना द्वारा 2 हाई एनर्जी वाले स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण किया जाएगा। ये क्या करेगा ये टेलीस्कोप? ये जो है विस्फोटक खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करेगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखिए। एक मिनट। ओके, मॉन्टेग्यू घोषणा और मॉन्टफोर्ट सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन है 1917 की अगस्त घोषणा के तहत राष्ट्रवादियों के स्वशासन की मांग को गैर राजद्रोहात्मक माना गया। ओके, दूसरा है कांग्रेस ने चैम्सफोर्ड सुधारों का स्वागत किया क्योंकि इनमें अधिकांश राष्ट्रवादी मांगों को शामिल किया गया था। ठीक है, अब बताइए कि कौन सा आपका सही उत्तर होगा। ओके, तो दोस्तों मॉन्टेग्यू घोषणा या मॉन्टफोर्ट सुधारों की बात करें तो आपका पहला स्टेटमेंट जो दिया है कि 1917 की अगस्त घोषणा के तहत राष्ट्रवादियों के स्वशासन की मांग को, ठीक है, पहले ये था कि राष्ट्रवादी जितने भी होंगे अगर वो स्वशासन की मांग करेंगे तो उनको राजद्रोही घोषित किया जाएगा। लेकिन इस घोषणा के तहत, ठीक है, 1917 की अगस्त घोषणा के तहत ये प्रावधान लाया गया कि स्वशासन की मांग करने वाले राष्ट्रवादियों को गैर राजद्रोहात्मक माना गया। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा जो दे रहा है कि कांग्रेस ने चैम्सफोर्ड सुधारों का स्वागत किया था, तो कांग्रेस ने चैम्सफोर्ड सुधारों का स्वागत नहीं किया था भाई, इनकार किया था। उनको कांग्रेस ने जो है चैम्सफोर्ड सुधारों को मतलब कि क्या कहते हैं उसको स्वीकार नहीं किया था, अस्वीकार किया था। ठीक है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि इसमें कह रहा है कि स्वागत किया क्योंकि इनमें अधिकांश राष्ट्रवादी मांगों को इसमें शामिल नहीं किया गया था, तो दूसरा गलत हो जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, केवल एक। अगला देखिए, सीप्री की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार परमाणु भंडार क्षमता में वृद्धि हुई है। इस संदर्भ में भारत के परमाणु विकास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन है वर्तमान में भारत एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश है जिसने नो फर्स्ट यूज नीति को अपनाया है। 1998 में पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण का नाम ऑपरेशन स्माइल बुद्धा था। तो बताएं
इसका कौन सा आपका सही उत्तर होगा? ठीक है, तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट जो दे रहा है भारत के परमाणु विकास के संदर्भ में कि भारत एकमात्र, तो भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जिसने नो फर्स्ट यूज नीति को अपनाया परमाणु शक्ति संपन्न देश के तौर पर। ठीक है, और भी जैसे देश है जैसे कि चाइना, यूएसए, तो भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो नो फर्स्ट यूज नीति, यानी नो फर्स्ट यूज नीति मतलब कि अगर हम परमाणु हथियार या परमाणु शक्ति का प्रयोग तभी करेंगे जब कोई देश, कोई दूसरा हमारा दुश्मन देश पहले, सबसे पहले वो अगर हम पर हमला करता है या ऐसी संभावना है तो फिर हम कर सकते हैं। ठीक है, परमाणु शक्ति का प्रयोग। ठीक है, तो आपका पहला गलत हो गया, एकमात्र नहीं, अदर भी देश हैं जो नो फर्स्ट यूज नीति को अपनाते हैं, तो पहला गलत हो गया। दूसरा दिया कि 1908 में पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण का नाम ऑपरेशन स्माइल बुद्धा। देखो पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था आपका? 1974 में हुआ था, तो इसका कोड नेम जो था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था, ना कि पोखरण वाला हुआ था। ठीक है, तो ये आपका दूसरा भी गलत हो गया। 1974 में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था उसी का कोड नेम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है, तो दूसरा आपका गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, 1974, 1971 मैंने बोला क्या? 1974 होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कितने कारकों ने 1945 में स्वतंत्र भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति में बदलाव में योगदान दिया? ठीक है, 1945 में स्वतंत्र भारत के ब्रिटिश सरकार की नीति में बदलाव में योगदान दिया, तो बताएं। पहला स्टेटमेंट दिया है कि भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करने वाली महाशक्तियों के रूप में यूएसए और यूएसएसआर का उदय हुआ। ठीक है, यानी कि यूएसए और यूएसएसआर द्वारा जो है ब्रिटिशों पर दबाव डाला गया कि अब वो भारतीयों को आज़ाद करें और वहां से वो अब जितना जल्द हो सके वहां से वो लौट जाएं अपने देश। ठीक है, दूसरा है कि ब्रिटिश सरकार के भीतर साम्राज्यवाद समर्थक गुटों का बढ़ता प्रभाव। ओके, तीसरा है युद्ध और भारत पर ऋण के कारण ब्रिटेन पर आर्थिक दबाव। ओके, तो बताना है कि कितने कथन जो है आपके सही हैं। ओके, तो दोस्तों ब्रिटिश सरकार, भारतीयों द्वारा वैसे तो बहुत विद्रोह किया जा रहा था, पूरी अपनी इतना क्रांतिकारी आंदोलन किए, हर संभव प्रयास किए ब्रिटिशों को यहाँ से भगाने की, और वो उनका वो प्रयास सफल भी रहा। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये ब्रिटिश सरकार जो है या फिर ये ब्रिटिश जो है, अंग्रेज हमारे भारत को छोड़े हैं, तो इसके भी और भी कारण थे, जैसे कि जो बाहरी देश, जो और भी देश महाशक्ति देश थे जैसे कि यूएसए, यूएसआर, इनके द्वारा इन पर दबाव भी डाला जाने लगा, क्योंकि यूएसएसआर और यूएसए ने भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन किया, तो इस वजह से भी आपका ब्रिटिश सरकार की नीति में काफी ज्यादा बदलाव आया और ये भारत छोड़कर जाने के लिए विवश हुए। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा जो दिया कि ब्रिटिश सरकार के भीतर साम्राज्यवाद समर्थक गुटों का बढ़ता प्रभाव, तो देखो 1945 में नई सरकार आती है, 1945 में नई सरकार आती है, कौन सी? लेबर सरकार। ठीक है, लेबर पार्टी की सरकार आती है इसके बाद। ठीक है, तो ये जो सरकार थी इनका अलग रवैया था भारतीयों के प्रति। ये भारतीयों के प्रति काफी ज्यादा मतलब सहानुभूति रखते थे अपने मन में। ठीक है, उनके अनुरोधों के प्रति ये सहानुभूति रखते थे, तो आपका दूसरा गलत हो गया। ठीक है, ठीक है, तो कहीं कहीं ये सरकार जो है भारतीयों के लिए काफी ज्यादा दया रखती थी और सही गलत में थोड़ा वो फर्क भी करती थी कि जो अभी तक जो इनके साथ किया गया है वो उचित नहीं था। ठीक है, तो ये जो सरकार थी काफी कहें तो उदारवादी सरकार थी। ठीक है, लेबर सरकार। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा कि युद्ध और भारत पर ऋण के कारण ब्रिटेन पर आर्थिक दबाव पड़ा, तो इस वजह से भी ब्रिटिश सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव लाना पड़ा। तो कितने कथन सही हुए आपके? 2 कथन सही हुए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन की असफलता के प्राथमिक कारण का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ओके, क्रिप्स मिशन में किन किन तरह के प्रस्ताव रखे गए थे? तो डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी क्रिप्स मिशन में, और इसने कहा था कि आप भारतीय जो है वो डोमिनियन स्टेटस का दर्जा भारत को दिया जाएगा, भारतीय जो है नया संविधान बना सकते हैं। ठीक है, और जो भारतीय रियासत
संविधान को नहीं अपनाता है, ठीक है, उसको संविधान नहीं अच्छा लगता है, या फिर किसी कारणवश वो जो भी भारतीय संघ द्वारा जो भी संविधान बनाया जाएगा, अगर ये रियासत उस संविधान को पसंद नहीं करते तो जो रियासत है इनसे अलग होकर के खुद का स्वयं का संविधान बना सकते हैं। तो इस तरह का क्रिप्स मिशन में इस तरह का प्रावधान लाया गया था, ठीक है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पसंद नहीं आया था, ठीक है, किसी भी भारतीय को ये पसंद नहीं आई थी, ठीक है। तो अब पूछा इसमें है कि क्रिप्स मिशन की असफलता के प्राथमिक कारणों का सर्वोत्तम वर्णन करता है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन सी, भारतीय नेताओं द्वारा तत्काल स्वतंत्रता की मांग की गई थी इस वजह से, ठीक है। और इसमें बात की गई थी डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने के लिए, और भारतीय जो है तत्काल स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे कि भाई हमारे देश को तुरंत स्वतंत्र करो, तुम लोग यहाँ से जाओ, तुम्हारे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, हमें डोमिनियन स्टेटस की ज़रूरत नहीं है, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। तो तत्काल स्वतंत्रता की ये मांग कर रहे थे, जो कि उन लोगों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, अंग्रेजों ने, ठीक है। 1945 के शिमला सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, बताएं। तो दोस्तों 1945 के शिमला सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य था वायसराय की कार्यकारी परिषद के पुनर्गठन के लिए वेवेल योजना पर विचार विमर्श करना, ठीक है। इसमें क्या था कि शासन में भारतीयों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, ओके। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और इसमें यह भी प्रावधान लाया गया था कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़ करके कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे, ठीक है। बस कौन मतलब कार्यकारी परिषद में सभी सदस्य जो होंगे भारतीय होंगे, गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़ करके, कमांडर इन चीफ को छोड़ करके, ओके। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, चलिए, लखनऊ अधिवेशन 1916 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, ओके। दूसरा कथन है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी द्वारा भाग लिया जाने वाला यह पहला कांग्रेस अधिवेशन था। बताएं इसका आंसर क्या होगा, बताएं। ओके, तो दोस्तों इस अधिवेशन की यानी कि लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो आपका पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा दिया है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी द्वारा भाग लिया जाने वाला यह पहला कांग्रेस अधिवेशन था। तो गांधी जी ने सबसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कब भाग लिया था? तो 1901 में लिया था। तब ये इस टाइम जो है गांधी जी अफ्रीका में रह रहे थे। और किस अधिवेशन, ये कौन सा 1901 में कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था, ठीक है, कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था जब गांधी जी पहली बार इसमें भाग लिए थे, ठीक है। तो आपका दूसरा गलत हो गया। इसमें दे रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी द्वारा भाग लिया जाने वाला यह पहला यानी कि 1916 अधिवेशन की बात कर रहा है कि 1916 जो लखनऊ अधिवेशन था ये गांधी जी द्वारा इसमें पहली बार शामिल हुए थे। तो इसमें नहीं शामिल होते, पहली बार 1901 में शामिल हुए थे जो कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण, इसको मैं आप लोग के लिए दे दूं ये क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर करोगे। चलो, ये इसका आंसर आप लोग को पूरा 62 क्वेश्चन है, ठीक है। 62 का आंसर देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, ओके। चलिए अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत विभाजन के दौरान, अरे यार ये भी तो इजी क्वेश्चन है, क्या करूं, इसको भी दे दूं आप लोग को। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत विभाजन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? चलो ये भी आपको ही करना है, 62 और 63, ठीक है, आंसर आपको करना है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने यह कहा था कि हिंदुत्व में अस्पृश्यता एक काला धब्बा है? जब तक समाज में अस्पृश्यता का अस्तित्व है यह न केवल समस्त हिंदू जातियों के लिए अपितु पूरे देश के लिए शर्मनाक है। जब इस कुरीति को हिंदू समाज जड़ से उखाड़ फेंकेगा तभी सच्चे अर्थों में
सभ्य समाज बन सकेगा और तभी समूचे विश्व को समानता का उपदेश दिया जा सकेगा। तो ये इस पूरे स्टेटमेंट को किसने कहा है बताएं? स्वामी विवेकानंद, भीमराव अंबेडकर जी, गांधी जी या फिर नेहरू जी ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी गांधी जी ने इस स्टेटमेंट को कहा है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है कि खिलाफत आंदोलन लोरकानो की संधि के तहत तुर्की साम्राज्य के विघटन के कारण शुरू हुआ। ओके, मौलाना आजाद देशव्यापी आंदोलन के लिए गठित खिलाफत समिति में शामिल थे। बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, फिर राइट आंसर करिए। ओके, तो दोस्तों आप लोग आंसर करिए, क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन मैंने दिखा दिया है, एक बार और देख लीजिए। तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन की अगर बात करें तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के पद को बचाने के लिए और ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरोध में जो है भारतीय मुसलमानों द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। मेनली ये जो है तुर्की के खलीफा पद को बचाने के लिए इस आंदोलन को, यानी खिलाफत आंदोलन को भारतीय मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया था। तो आपका इसमें पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इसमें दिया है कि खिलाफत आंदोलन लोरकानो की संधि के तहत तुर्की साम्राज्य के विघटन के कारण शुरू हुआ था, तो पहला गलत हो गया। और मौलाना आजाद देशव्यापी आंदोलन के लिए गठित खिलाफत समिति में शामिल थे, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। अगला देखिए, जनजाति दी हुई है और राज्य दी हुआ है। ठीक है, पूछा है कौन सा सही सुमेलित है। ओके, आपातानी जनजाति की बात करें तो आपातानी जनजाति आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, यानी कि मुख्यतः ये जनजाति किस राज्य से संबंधित है तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आपातानी। ओके, दूसरा है मास्को पीरो जो है, इसको ये जनजाति आपको नागालैंड में देखने को मिलेगी, अमेजन और दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है, अमेजन और दक्षिण पूर्व एशिया में देखने को मिलेगी, नागालैंड में नहीं। आपका गलत हो जाता है। कुकी जो है ये आपको मिजो पहाड़ियों पर, मेनली ये भारत और म्यांमार की सीमा पर आपको कुकी जो जनजाति देखने को मिलेगा, ओडिशा में नहीं। ठीक है, और ये मिजो पहाड़ियों पर रहते हैं। तो तीसरा भी गलत हो गया। तो कितने सही सुमेलित हैं? केवल एक सही सुमेलित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय समाज के दलित वर्ग के उत्थान के लिए भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से कितने संघों की स्थापना की? ओके, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, हरिजन सेवक संघ। बताना है कि कितने कथन जो है सही है। ओके, तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर द्वारा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ और बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था, हरिजन सेवक संघ का नहीं किया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। हरिजन सेवक संघ का गठन किसने किया था ये आपको बताना है। ओके, चलिए अगला देखिए, वायसराय दिया है और महत्वपूर्ण घटना, किस वायसराय के शासनकाल में कौन सी घटना घटित हुई थी? ओके, ऑप्शन देख लो आप लोग। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्लियर दिख रहा है आप लोग को? ओके, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में कौन सी घटना घटित हुई थी, या कौन सी महत्वपूर्ण काम हुए थे, अधिनियम पारित हुआ था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में भारत शासन अधिनियम 1919 को लागू किया गया था, इसलिए इसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, आप लोग को पता होगा। तो 1 का 4 हो गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम बताएं। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हिंदू महासभा की स्थापना होती है। ठीक है, तो बी का जो है, ए का 4 हो गया, बी का 1। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड की शासनकाल की बात करें तो ये कब से कब तक वाइसराय रहे? तो 1916 से 1921। जब आपको ये टाइम पीरियड पता होगा तो आप लोग इजीली आंसर कर लोगे। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916, लॉर्ड लिथिगो 1936 से
1943। ओके। लॉर्ड विलिंगटन का 1931 से 1936, ये इनका कार्यकाल है। अब इनके कार्यकाल के आधार पर आपको आसान हो जाएगा आंसर करना। ओके, ठीक है। तो दोस्तों, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में भारत शासन अधिनियम 1919 को लागू किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग के समय, मैं ना कलर चेंज कर लूँ ताकि आप लोग को क्लियर दिखे। ओके, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय भारत शासन अधिनियम, लॉर्ड हार्डिंग के समय हिंदू महासभा की स्थापना, लॉर्ड लिथगो के समय जो है दोस्तों, इनके टाइम अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है, लॉर्ड लिथगो के शासनकाल में, और विलिंगटन के शासनकाल में सांप्रदायिक पंचायत लाया गया था। तो आपका सही क्या क्रम बनेगा? सी का बन जाएगा आपका 2 और डी का बन जाएगा 3, ठीक है। तो आपका क्रम 4 1 2 3। अब इसमें देखते हैं 4 1 2 3 है क्या? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिए। 1940 के दशक के दौरान अंग्रेजों द्वारा सत्ता हस्तांतरण हेतु की गई पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वेवेल योजना का उद्देश्य एक अंतरिम सरकार का गठन करना था, जबकि क्रिप्स मिशन ने ब्रिटिश युद्ध अभियानों के लिए समर्थन मांगा था। ओके, अगला देखिए, क्रिप्स मिशन ने भविष्य में डोमिनियन स्टेटस की पेशकश की, जबकि वेवेल योजना का उद्देश्य शासन में तत्काल भारतीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना था। ओके, बताना है कौन सा कथन आपका सही है। चलिए आंसर करिए। तो दोस्तों, 1940 के दशक में अगर अंग्रेजों द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए कुछ पहले की गई, उनमें से कौन सा? तो वेवेल योजना का उद्देश्य था एक अंतरिम सरकार का गठन करना, ठीक है, और क्रिप्स मिशन ने ब्रिटिश युद्ध अभियानों के लिए समर्थन मांगा था, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों का सहयोग माना गया था, तो इसका फायदा उठाया भारतीयों ने, और भारतीयों ने भी अपनी बहुत सारी मांगे रखी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि क्रिप्स मिशन ने भविष्य में, आपको जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्रिप्स मिशन में जो है डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी, डोमिनियन स्टेटस की पेशकश की गई थी, और इसके अलावा वेवेल योजना का उद्देश्य था शासन में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित करना, तत्काल भारतीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ओके, इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने सरदार पटेल पर संघ के प्रश्न पर ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता करने का आरोप लगाया था। ओके, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ कहाँ था, ये भी क्वेश्चन में पूछ देता है, या स्टेटमेंट के तौर पे दे देता है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन मान लो दे दिया, कलकत्ता दे दिया, नागपुर दे दिया, तो फिर आपका वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था, ठीक है। त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। ओके, तो और इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी भाई? जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं किया था, बल्कि सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, सुभाष जी ने किया था। तो आपका पहला जो है गलत हो गया। और त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल पर आरोप लगाया कि ये जो है संघ के प्रश्नों पर ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता कर रहे हैं, इस तरह का कोई आरोप लगाया था इन्होंने। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी केवल 2। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति या आयोग ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा सुधारों से संबंधित है? ठीक है, इस तरह का जब भी आप पढ़ें, ठीक है, कारखाना अधिनियम बहुत सारे पारित हुए हैं। ओके, शिक्षा से संबंधित बहुत सारे आयोगों का गठन हुआ। ओके, इसके अलावा शिक्षा से संबंधित आयोग हो गया, और ये सिविल सेवा से रिलेटेड बहुत सारे आयोग गठित किए गए थे, और एक और था, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है। तो इससे सभी जो है कारखाना, शिक्षा, सिविल सेवा और आपात या भूखमरी से ऐसा कुछ था, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा। अचानक जब बोलते रहो ना तो कंटिन्यू कोई बात जो हम बोलना चाहते हैं वो नहीं आता। तो ये सभी इससे रिलेटेड, यानी कि किसके शासनकाल में किस तरह का
प्रावधान किया गया था, तो उसको याद कर लीजिएगा। और कौन कौन से आयोग गठित हुए थे, किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित हुआ था, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में जब मुझे याद आएगा मैं पूरी आपको एक लिस्ट बता दूंगी कि आपको मेनली अभी क्योंकि टाइम बहुत कम है तो आपको हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता दूंगी। ओके, तो सिविल सेवा सुधारों से कौन सा आयोग जो है ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा सुधारों से संबंधित है, तो ली आयोग। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला देखिए, भारत के रक्षा अभ्यास और भागीदार देश। ठीक है, युद्धाभ्यास दिया हुआ है और युद्धाभ्यास में कौन कौन से देश किसके भारत का किन देशों के साथ कौन सा युद्धाभ्यास होता है ये आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग एक बार अच्छे से, फिर अब मैं क्वेश्चन को जूम करती हूँ। ठीक है, ताकि हमारे कुछ बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हम नहीं चाहते कि हमारे जितने भी बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। अगर आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जाएगा। तो दोस्तों, नोमैडिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होता है। ठीक है, ये युद्धाभ्यास, तो पहला स्टेटमेंट सही है। मैत्री जो है भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित होता है। पिच ब्लैक जो है एक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास है। ये हर 2 साल पर ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होता है और ये बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास है और ये हर 2 साल पर कहाँ पे आयोजित होता है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होता है। भारत भी इसमें भागीदारी है, मतलब भारत भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो तीसरा गलत हो गया, पहला और दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ठीक है, चलिए। भारत में सरकारी योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रमुख योजनाएं और वैकल्पिक योजनाएं दो अलग अलग प्रकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं। दूसरा है, वर्तमान में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की तुलना में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की संख्या अधिक है। ओके, मनरेगा एक प्रकार की केंद्र प्रायोजित योजना है। बताना है कि कौन सा कथन सही है। ओके, तो दोस्तों, अगर हम केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की बात करें तो केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं की बात करें तो ये 3 तरह की होती है। ठीक है, ये 3 तरह की होती हैं। पहला जो है ये प्रमुख क्षेत्र की योजना है, इसके अंतर्गत प्रमुख क्षेत्र की योजनाएं आती हैं। ओके, दूसरा जो है प्रमुख योजनाएं, और तीसरा वैकल्पिक योजनाएं। ओके, अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि प्रमुख योजनाएं और वैकल्पिक योजनाएं दो अलग अलग प्रकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं। ठीक है, मानते हैं प्रमुख योजनाएं और वैकल्पिक योजनाएं, और इसके साथ ही साथ जो है प्रमुख क्षेत्र की योजनाएं, ये 3 जो है अलग अलग प्रकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं होती है, न कि केवल 2। ठीक है, तो आपका पहला गलत हो गया, यहाँ पे सिर्फ 2 का नाम दिया है, तीसरा नहीं दिया है, प्रमुख क्षेत्र की योजनाएं। ठीक है, तो ये 3 जो है अलग अलग प्रकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं होती है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा सही है कि देखेंगे आप लोग भारत में जो केंद्र प्रायोजित योजनाओं की तुलना में जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं होती हैं इनकी संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, तो दूसरा सही है। तीसरा भी सही है कि मनरेगा क्या है, एक केंद्र प्रायोजित योजना है, तो दूसरा और सही आपका तीसरा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला रीजनरेटिव ब्रेकिंग शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग शब्द। तो दोस्तों, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके वाहन की दक्षता बढ़ाने से संबंधित है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गदर पार्टी की स्थापना लंदन में, ठीक है, कहाँ पे, लंदन में दिया हुआ है, भारतीय प्रवासियों द्वारा की गई थी। ओके, दूसरा है, गदर पार्टी के क्रांतिकारियों में मुख्यतः भूतपूर्व सैनिक और किसान शामिल थे। तीसरा, गदर पार्टी का उद्देश्य अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना और क्रांतिकारी और साम्राज्यवाद विरोधी साहित्य का प्रकाशन करना था। ओके,
बताना है कि कौन सा कथन सही है। अगर इसमें से आप लोग एक गलत स्टेटमेंट पहचान लिए तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको यही होता है कि स्मार्टली अगर आप आपको तीनों स्टेटमेंट नहीं आ रहा है लेकिन आपने एक गलत स्टेटमेंट पकड़ लिया तो आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना लंदन में नहीं हुई थी। कहाँ हुई थी? यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी 1 नवंबर 1913 को। 1 नवंबर 1913 को। ठीक है, अब आप स्टेटमेंट ऑप्शन पर आइए तो एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, यानी अब ये तो आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा। बचा क्या आपका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में अगर आपके पास बहुत संकट की स्थिति हो तो थोड़ा दिमाग चलाइए और देखिए कि आपको जो इस पहले क्वेश्चन देखकर डरिए मत, घबराइए मत। मान लीजिए पहला स्टेटमेंट पढ़ा जो बहुत हार्ड था, आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, दूसरा तीसरा पढ़ा तो जो सबसे इजी स्टेटमेंट लगे उस पर थोड़ा विचार कीजिए और समझिए कि वो सही या गलत है। तो एक नतीजे पे पहुंच करके फिर आप ऑप्शन पर आइए। हाँ, ऑप्शन अगर इस तरह का दिया होगा तभी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन इस तरह का दिया है तभी आप कर सकते हैं। कथन एक युग्म वाला दे दिया कि कितने सही है, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, तो यहाँ पे आपका ये एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं आएगा। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन दे तो हाँ, अपना एलिमिनेट करिए। ठीक है, तो आपका पहला गलत हो गया। गदर पार्टी की क्रांति, आप देखें, आपको पता होगा कि गदर पार्टी में ज्यादातर जो क्रांतिकारी थे वो या तो सैनिक थे या तो किसान थे। ठीक है, तो आपका दूसरा सही है। और गदर पार्टी का उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना, क्रांतिकारी और साम्राज्यवाद विरोधी साहित्य का प्रकाशन करना, ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जो है भारतीयों के बीच, जो ऐसे भारतीय जो भारत के बाहर रह रहे हैं उनके बीच ब्रिटिश विरोधी भावनाएं उत्पन्न करना था और बाहर रह करके, विदेशों में रह करके ये ब्रिटिशों के खिलाफ जो है आंदोलन करना चाहते थे, विद्रोह करना चाहते थे और किया भी था इन्होंने। ठीक है, अगला देखिए, अगला दिया है आदित्य एल1। ठीक है, आदित्य एल1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला दिया है कि आदित्य एल1 भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित खगोलीय मिशन है। तो क्या ये भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित खगोलीय मिशन है? तो एस्ट्रोसैट क्या है? अगर ये पहला है तो एस्ट्रोसैट कितने नंबर का है? तो पहला जो है आपका एस्ट्रोसैट है, दूसरा आपका आदित्य एल1 है। ठीक है, तो अंतरिक्ष आधारित खगोलीय मिशन, आपका पहला अंतरिक्ष आधारित खगोलीय मिशन एस्ट्रोसैट है। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ओके, पहला गलत हो गया। दूसरा दिया है, किसी सूर्य के निर्बाध अवलोकन के लिए पृथ्वी के चारों ओर सूर्यकालिक समकालिक कक्षा में स्थापित किया गया। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर बोल रहा है, पृथ्वी के चारों ओर सूर्यकालिक समकक्षा में, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा दिया, इसका उद्देश्य सूर्य के क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल गतिकी का अवलोकन करना और समझना है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा और तीसरा गलत हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि केवल 3। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर के संदर्भ में ये क्वेश्चन बहुत अक्सर ग्रेट इंडियन बस्टर के बारे में क्वेश्चन पूछता है, तो एक बार आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, पहला दिया है कि ग्रेट इंडियन बस्टर को IUCN के रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। दूसरा दिया है कि मुख्यतः राजस्थान और गुजरात के घास के मैदानों में पाया जाता है और ये प्रवासी प्रजाति है और एशिया भर में लंबी दूरी तय करती है। तो बताएं कि कौन सा कथन आपका सही है। ओके, बताएं कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, तो दोस्तों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो इसे IUCN के रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। तो आपका पहला सही है और ये मुख्यतः आपको राजस्थान और गुजरात के घास के मैदानों में देखने को मिलेगा। तो दूसरा भी सही है। लेकिन तीसरा है कि क्या ये प्रवासी प्रजाति है? तो ये प्रवासी प्रजाति नहीं है। ठीक है, ये अपने जहाँ जिस एरिया में रहती है मुख्यतः उसी एरिया में अपना जीवन यापन करती है। ये एक जगह से दूसरे स्थान पर नहीं जाती है, कोई लंबी दूरी नहीं तय करती है। ठीक है, तो आपका तीसरा गलत हो गया। तो पहला और दूसरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी? ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है,
अब स्वदेशी आंदोलन में आप लोग को पता होगा कि ब्रिटिश के सभी वस्तुओं का, सभी संस्थाओं का त्याग किया गया था, ठीक है, त्याग किया गया था, या फिर उन्होंने उनकी सभी नीतियों को अस्वीकार किया था और उनकी सभी जितने भी अंग्रेजी वस्तुएं थे उनको जलाए थे, उसकी होली मनाए थे, ठीक है। इसी दौरान इन्होंने अपनी खुद की संस्थाएं स्थापित की, खुद को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया, ठीक है। खुद की स्कूलें खोली, आत्मनिर्भर, खुद के कारखाने खोलें, खुद के उद्योग स्थापित करें, ठीक है। तो ऐसे में यानी कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन कौन से कार्य इन्होंने किए थे? तो दोस्तों इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया था, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करी थी, बंगाल नेशनल कॉलेज का भी स्थापना किया था, लेकिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इस दौरान नहीं की गई थी, स्वदेशी आंदोलन के दौरान नहीं की गई थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। ओके। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम वाली बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये पॉइंट बहुत अच्छे से दिया हुआ है। जब भी बुक पढ़े तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस पॉइंट पर, किस हेडलाइन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस बुक रीड कर रहे हैं गधों की तरह, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट देंगे तो जब आज आप ये क्वेश्चन सॉल्व किए तो जब आप स्वदेशी आंदोलन पढ़ेंगे ना, बंगाल के विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन पढ़ेंगे तो उसका क्या परिणाम हुआ, आप उस परिणाम वाले टॉपिक को पढ़िएगा तो उसमें आपको ईजिली समझ में आ जाएगी कि अच्छा क्वेश्चन कैसे पुट अप होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके। पहला कथन, इसे समाजवादी और साम्यवादी विचारों का प्रचार करने के संदेह पर विदेशियों को निर्वासित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। दूसरा है, भारतीय पूंजीपतियों ने इस बिल को पेश करने में सरकार का सक्रिय रूप से समर्थन किया था। ओके। तो दोस्तों अच्छा एक बार ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ओके ठीक है। तो दोस्तों सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 की बात करें तो पहला स्टेटमेंट जो दिया है कि समाजवादी और साम्यवादी विचारों का प्रचार करने के संदेह पर विदेशियों को निर्वासित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा जो दिया कि भारतीय पूंजीपतियों ने इस बिल को पेश करने में सरकार का सक्रिय रूप से समर्थन किया था, तो नहीं, सरकार इसका समर्थन नहीं किया था, ठीक है। क्यों नहीं किया था? क्योंकि ये जो है कम्युनिस्ट साम्यवादी ये कम्युनिस्ट को नियंत्रित करना चाहता था और राष्ट्रीय आंदोलन पर हमला करना चाहता था। तो ऐसे बहुत सारे रीजन थे जिसका जो है भारतीय पूंजीपतियों ने इस बिल का समर्थन नहीं किया था, ठीक है, सरकार का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। अगला देखिए, मार्ले मिंटो सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इन सुधारों के कारण प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत हो गया। दूसरा है, इसके तहत भारतीयों को भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया, ठीक है। मार्ले मिंटो 1909, ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था लाई गई थी, ठीक है, पृथक मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ओके, तो बताना है कि कौन सा कथन सही है मार्ले मिंटो के संदर्भ में। तो दोस्तों पहला जो कथन दिया है कि इन सुधारों के कारण प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत हो गया, तो निर्वाचित सदस्यों का बहुमत नहीं हुआ था प्रांतीय विधान परिषदों में, बल्कि गैर निर्वाचित सदस्यों का, ठीक है, गैर निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था, ठीक है, गैर निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था, तो पहला गलत हो गया। और इसके तहत जो है मार्ले मिंटो सुधार के तहत भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया था, तो दूसरा सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी केवल 2। क्वेश्चन में पूछा है उपरोक्त प्रजातियों में से कितनी जो है आक्रामक प्रजातियां हैं, ठीक है, पूछा 1, 2, 3 या कोई नहीं। तो बताना है कि कितनी प्रजातियां हैं जो आक्रामक प्रजातियां। आक्रामक प्रजातियां मतलब ऐसी प्रजातियां होती हैं ये जहां पर विकास करती हैं, ठीक है, तो आसपास के पारिस्थितिक तंत्र को ये नष्ट कर देती हैं, ठीक है। अगर कोई पौधा है, मान लो कोई आक्रामक प्रजाति का पौधा है, तो ये क्या करेगा कि अपना इतना ज़्यादा विस्तार करेगा, विकास करेगा कि आसपास के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से फैल जाता है और उनका अस्तित्व जो है खत्म हो जाता है। तो ऐसे में और अगर कोई जलीय निकाय की बात करें तो जैसे जलकुंभी है, ठीक है, आप देखेंगे तालाब में पूरी जगह पे पूरा अपना क्षेत्र विस्तार कर लेते हैं, अन्य वनस्पतियों को वो विकास के लिए कोई जगह ही नहीं देते हैं, ठीक है।
तो ये इसी तरह के प्रजातियों को आक्रामक प्रजाति कहते हैं। नहीं भाई मैं ही रहूँगा, मेरी ही चलेगी तो इस तरह की ये आक्रामक प्रजाति हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं, तो ज़ेब्रा, आपका ज़ेब्रा मसल्स, ठीक है, ज़्यादातर ये नदियों में, जलीय पारितंत्र में ये अपना विस्तार करते हैं, ठीक है, आक्रामक तरीके से। और सिन्ना स्पेक्टेबिलिस ये भी आक्रामक प्रजाति है, लेकिन फ्लोगैंथस सुधांशु शिखरी ये आक्रामक प्रजाति नहीं है, ठीक है। तो आपका कितने आक्रामक प्रजाति हैं, केवल 2, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है प्रोजेक्ट नेक्सस संबंधित है, किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन जो है हमने आपको संस्कृति आइस का टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों सीमा पार त्वरित खुदरा भुगतान को सक्षम बनाने से संबंधित है। इसको विकसित किया था बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सीमा पार लेन देन को बेहतर बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट नेक्सस को लाया गया है, ताकि त्वरित भुगतान जो है, त्वरित खुदरा भुगतान हो सके विदिन 60 सेकेंड, ठीक है, 60 सेकेंड में ही भुगतान हो सके आसानी से, जैसे मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड में। अगला देखिए, सूरत विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दूसरा, विभाजन का मुख्य कारण राजनीतिक संघर्ष के तरीकों को लेकर मतभेद का था। ओके, पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों सूरत विभाजन की बात करें तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी इन दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया। वैसे तो धीरे धीरे इन दोनों उदारवादी जो थे अपनी मांग जो है ये संवैधानिक तरीके से ब्रिटिश सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाते थे, ठीक है। ब्रिटिश सरकार पूरा मांग तो इसका पूरा उदारवादियों का मांग पूरी तरीके से नहीं करता था, लेकिन थोड़ी थोड़ी मांगे इसकी पूरी करता रहता था कि ताकि ये जो है हिंसक रूप धारण न कर ले। लेकिन इसी में उग्रवादी आते हैं, इनका ये मानना था कि भाई अगर ऐसे अनुनय विनय की नीति से आप अनुरोध करके अगर आप अंग्रेजों से अपने अधिकारों की मांग करेंगे तो कभी हम अपने भारत को आज़ाद नहीं करा पाएंगे, कभी हम अपने अधिकारों की मांग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में उग्रवादियों का विचारधारा था कि हम लोग जो है संविधानेतर यानी कि संविधान से परे अपनी मांग करेंगे, ठीक है। अगर हमें विद्रोह करना पड़ा तो हम विद्रोह भी करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में इन लोगों ने अनुनय विनय की नीति को नहीं अपनाया था। तो इन दोनों में स्टार्टिंग से थोड़ी बहुत मतभेद चल रही थी, लेकिन फिर खुल करके इनके बीच मतभेद आया बंगाल विभाजन के बाद, जब स्वदेशी आंदोलन शुरू करना था तब, ठीक है। तो उदारवादियों का ये मानना था, उदारवादियों का क्या मानना था, उदारवादी ये चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित रहे, ठीक है, केवल बंगाल तक ही सीमित रहे। लेकिन उग्रवादी चाहते थे कि ये अच्छा मौका है, बार बार ऐसा मौका नहीं आएगा, तो क्यों ना इस आंदोलन को हम लोग पूरे भारत के विभिन्न हिस्सों में, ठीक है, भारत के अलग अलग हिस्सों में स्वदेशी आंदोलन चलाया जाए और हम लोग यहाँ पे ही पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करें, ठीक है, यहाँ पे ही स्वराज की मांग करें। तो इन दोनों के बीच ये जो है यहाँ पर ही आकर के मतभेद खुलकर सामने आ जाता है और दोनों जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इसी को सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने नहीं की थी, ठीक है, रास बिहारी घोष ने की थी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ओके, रास बिहारी घोष ने की थी। तो पहला गलत हो गया आपका। दूसरा है विभाजन का मुख्य कारण क्या था, राजनीतिक संघर्ष के तरीकों को लेकर मतभेद। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। अगला देखिए, भारत में होम रूल लीग आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भारत में होम रूल लीग आंदोलन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं थी, ठीक है। तो पहला दिया है कि पैम्पलेट का वितरण, बहिष्कार और धरना, पुस्तकालयों और अध्ययन कक्षों का आयोजन, स्थानीय शासन के कार्यों में भाग लेना, ठीक है। बताना है कि कितने कथन सही हैं होम रूल लीग आंदोलन के विशेषताओं के संदर्भ में। तो दोस्तों
होम रूल लीग आंदोलन में बहिष्कार और धरना से संबंधित कोई बात नहीं की गई थी कि अंग्रेजों के किसी भी नीति का बहिष्कार किया जाएगा या फिर धरना किया जाएगा, नहीं। इनका उद्देश्य था पैम्पलेट वितरण करना, पुस्तकालय और अध्ययन कक्षों का आयोजन करना, स्थानीय शासन के कार्यों में भाग लेना। ठीक है, तो केवल 3, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, उन पर मुकदमा चलाया। 3.5 वर्ष तक चले इस मुकदमे में मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी को दोषी ठहराया। ठीक है, किसको किसको? मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी को दोषी ठहराया गया था। ठीक है, इन पर एक मुकदमा चल रहा था। ठीक है, 3.5 वर्ष तक ये मुकदमा चला, फिर इनको दोषी ठहरा दिया गया था, मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे और शौकत उस्मानी को। ठीक है, इस मुकदमे को विश्व भर में प्रसिद्धि मिली, लेकिन श्रमिक वर्ग का आंदोलन कमजोर हुआ। अब उपरोक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस मामले या किस केस का वर्णन कर रहा है? ठीक है, किस केस के तहत मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी को दोषी ठहराया गया था, बताएं। तो दोस्तों 1929 के मेरठ षड्यंत्र केस के तहत मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे और शौकत उस्मानी को दोषी ठहराया गया था। तो इसको याद कर लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। खेड़ा सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन है, राजस्व संहिता में फसल की सामान्य उपज के 1/4 से भी कम होने की स्थिति में भू राजस्व से पूर्व छूट का प्रावधान किया गया था। दूसरा है, महात्मा गांधी ने गुजरात सभा की अध्यक्षता की, जिसने इस आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा है, यह आंदोलन खिलाफत सत्याग्रह के साथ हुआ था। ओके, चौथा है, सभी किसानों के लिए भू राजस्व की छूट हेतु एक समझौता किया गया। ओके, अब बताना है, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, ताकि आप लोग आंसर कर सकें। ओके, चलिए बहुत ही ध्यान से आंसर करने की कोशिश किया करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। ठीक है, ये एक क्षेत्रीय आंदोलन था। और यहाँ पे जो दिया है खिलाफत सत्याग्रह, तो ये जो खिलाफत सत्याग्रह था ये अखिल भारतीय आंदोलन के रूप में था। ठीक है, तो दोनों में ये अंतर है, लेकिन अभी हम उस स्टेटमेंट पे जब पहुंचेंगे तब आपको बताएंगे। ओके, अब देखिए, राजस्व संहिता में ये प्रावधान है कि अगर फसल का उत्पादन जो है 1/4 से कम होता है, ठीक है, अगर फसल का उत्पादन 1/4 से कम होता है, तो ऐसी स्थिति में भू राजस्व से इनको छूट प्राप्त होगी, यानी किसानों को भू राजस्व नहीं देना होगा। किसी कारणवश, मान लीजिए सूखे की कारण या फिर बाढ़ के कारण, ऐसी प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण अगर इनका उपज नहीं हो पाता, 1/4 से कम उपज होती है, तो ऐसी स्थिति में इनको भू राजस्व नहीं देना पड़ेगा। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने आज तक जितने क्वेश्चन टेस्ट पेपर सॉल्व कराए हैं, तो अक्सर ये क्वेश्चन मुझे मिला है और एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा आपको। खेड़ा सत्याग्रह ये नहीं पूछेगा खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, क्या प्रावधान थे उसमें, मेनली वो था, किससे जुड़ा हुआ था, किस प्रावधान से जुड़ा हुआ था। ठीक है, दूसरा है कि गांधी जी ने गुजरात सभा की अध्यक्षता की थी, जिसने इस आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो गांधी जी ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो दूसरा आपका सही है। अब तीसरा देखिए कि यह आंदोलन खिलाफत सत्याग्रह के साथ हुआ था। तो देखिए दोनों में तो अंतर है। खिलाफत सत्याग्रह जो है, एक तो 1920 में हुआ था, ठीक है, 1920 में शुरू हुआ था, और ये अखिल भारतीय आंदोलन था। ठीक है, बड़े लेवल का आंदोलन था खिलाफत सत्याग्रह। और ये जो खेड़ा सत्याग्रह था वो एक क्षेत्रीय आंदोलन था, किसानों की उपज से, किसानों के भू राजस्व से रिलेटेड मामला था, वो क्षेत्रीय मामला था, कोई बहुत बड़ा व्यापक वो मुद्दा नहीं था। ठीक है, तो आपका तीसरा गलत हो गया। चौथा है कि सभी किसानों, क्योंकि इसमें दिया है कि आंदोलन खिलाफत सत्याग्रह के साथ हुआ था, वो 1918 में शुरू हुआ था और ये 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो साथ में कहाँ से हुआ? चौथा देखिए, तो सभी किसानों के लिए भू राजस्व की छूट हेतु एक समझौता किया गया था। तो दोस्तों ये भी आपका सभी किसानों के लिए बोल रहा है कि भू राजस्व की छूट हेतु एक समझौता किया गया था। तो इसमें जो है सभी किसानों के लिए नहीं, वे किसान
जो सक्षम है, ठीक है, यानी कि जो सक्षम है, जिसके पास उपज अच्छा खासा उपज हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, वही उन्हीं से जो है कर भू राजस्व की वसूली की जाएगी, सभी से नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये प्रावधान नहीं था, तो दूसरा तीसरा चौथा गलत हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या बचेगा, केवल 1 और 2। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। चलिए अगला देखिए मेरे बच्चों, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा एक घोषणा की गई थी। इस घोषणा में संकेत दिया गया था, ठीक है, बताइए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा एक घोषणा की गई थी, तो इस घोषणा में क्या संकेत दिया गया था, ठीक है। तो 1947, ये ध्यान रखिए, 1947, जिसको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो 1947 डेट ध्यान लिखिए, 20 फरवरी 1947, ओके ओके। 20 फरवरी 1947 में क्लेमेंट एटली द्वारा सत्ता हस्तांतरण की बात की गई थी, सत्ता हस्तांतरण की बात की गई थी कि ये जो है भारतीयों को 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करके ये अपने देश लौट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देश का विभाजन और अनेक स्वतंत्र राज्यों में विखंडन, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने द वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के उद्देश्य थे, ठीक है, बताना है कि कितने जो है द वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी यानी कि WPP के उद्देश्य थे। ऑप्शन देख लीजिए, 1, 2, 3 और कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें दिया है कि श्रमिकों और किसानों को स्वतंत्र रूप से वर्ग संगठनों में संगठित करना, सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना और फिर अंतिम लक्ष्य समाजवाद प्राप्त करना। तीसरा है कांग्रेस के भीतर कार्य करके इसे और अधिक उग्र दृष्टिकोण प्रदान करना। तो ये तीनों ही उद्देश्य है द वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी के, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अधिक आक्रामक रुख अपनाने का आह्वान किया था। तीसरा, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी, ठीक है। तो बताएं कि कौन सा कथन, कितने कथन सही है। तो दोस्तों 1938 के हरिपुरा अधिवेशन जो है छोटा नागपुर पठार में हुआ था, तो आपका, और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, तो पहला सही है। और इस ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रामक रुख अपनाने का आह्वान किया गया था इस अधिवेशन में, और राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। तो तीनों ही कथन सही है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला देखिए, ताना भगत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहते हैं ताना भगत आंदोलन, सॉरी मैं ये क्या बोल दी, ये ठीक है, वहाँ पे हरिपुरा अधिवेशन छोटा नागपुर पठार नहीं हुआ, वो गलत है, मैंने बोल दिया था गलती से, सॉरी, ठीक है। ताना भगत आंदोलन के संदर्भ में बात करें तो ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में जतरा उरांव ने की। दूसरा है, यह आंदोलन भौतिक संपत्ति अधिग्रहित करने, आत्माओं की पूजा, बलि को अस्वीकार करने पर केंद्रित था, ओके। तीसरा है, अन्य जनजातीय आंदोलनों के विपरीत ताना भगत आंदोलन हिंसक आंदोलन था और शारीरिक प्रतिरोध पर केंद्रित था। बताना है कि कौन सा कथन सही है, ओके। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि अन्य जनजातीय आंदोलनों के विपरीत ताना भगत आंदोलन हिंसक आंदोलन था। तो दोस्तों ये हिंसक आंदोलन नहीं था, बल्कि अहिंसक और काफी शांतिपूर्ण आंदोलन था। इसमें किसी तरह की हिंसा का सहारा नहीं लिया गया था, ठीक है। तो ये अहिंसक था और शांतिपूर्ण आंदोलन किया गया था, ठीक है, शांतिपूर्ण आंदोलन किया गया था। तो आप तीसरा स्टेटमेंट देखिए, ये गलत हो गया। तीसरा आपका राइट आंसर क्या निकल करके आ जाएगा, ऑप्शन ए। लेकिन एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है 1914 में जतरा भगत उरांव द्वारा की गई थी। ये आंदोलन जो है भौतिक संपत्ति अधिग्रहित करने और आत्माओं की पूजा करने, बलि को अस्वीकार करने जैसे मुद्दों को लेकर के किया गया था, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। अगला देखिए, नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुभाष चंद्र बोस नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाली समिति का हिस्सा थे। दूसरा है, नेहरू रिपोर्ट ने ब्रिटिश भारत और रियासतों दोनों के लिए सिफारिशें की। तीसरा, संघ बनाने के अधिकार को मूल अधिकार माना गया। बताएं कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो दोस्तों एक जन थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, वर्कन हेड, ठीक है, वर्कन हेड, ये शायद सचिव थे क्या, तो इनके द्वारा जो है
चुनौती दी गई, इनके द्वारा ये कहा गया कि भारतीय जो है अपना संविधान बना नहीं सकते, वो इतने सक्षम नहीं है कि वो खुद का संविधान बना सके। तो इनके द्वारा चुनौती दी गई थी भाई इसके द्वारा। तो इसी को लेकर के मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट लेकर के आए थे, ठीक है, संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए। और इस संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति में जो है सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा दिया है कि नेहरू रिपोर्ट ब्रिटिश भारत और रियासत दोनों के लिए सिफारिशें की थी, तो आपका ये दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है, ठीक है। ब्रिटिश भारत के लिए नहीं, ठीक है, गैर ब्रिटिश भारत जो हिस्सा था, ठीक है, केवल भारत तक सीमित था, ब्रिटिश भारत नहीं, भारत तक सीमित था, ठीक है। ब्रिटिश भारत के लिए इन्होंने नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश नहीं की थी और न तो रियासतों के लिए। तो दोनों गलत हो, ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा है कि संघ बनाने के अधिकार को मूल अधिकार माना गया था, तो तीसरा सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1 और 3। अगला देखिए, गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है समझौते में सभी राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई की मांग शामिल थी, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 14 फरवरी 1931 को, ठीक है। गांधी इरविन समझौते में पहला दिया है कि समझौते में सभी राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई की मांग की गई थी, सभी राजनीतिक कैदियों की नहीं, ठीक है। ऐसे राजनीतिक जिन पर हिंसक कार्रवाई नहीं चल रही है, जिनको हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया है, उनकी तत्काल रिहाई की बात नहीं की गई थी। तो आपका पहला गलत हो गया। दूसरा दिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की गई पुलिस की ज्यादतियों की जांच, सार्वजनिक जांच की कांग्रेस की मांग को स्वीकार कर लिया था। तो नहीं, स्वीकार नहीं किया था बल्कि अस्वीकार कर लिया था, ठीक है। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा है कांग्रेस ने अपनी ओर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति व्यक्त की। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की नहीं बल्कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति व्यक्त की थी। तो तीसरा भी गलत हो गया। तो आंसर क्या था? आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, यानी कि कोई भी सही सुमेलित सही नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध और भारतीय प्रतिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया कि कांग्रेस ने बिना शर्त ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन करने का निर्णय लिया। दूसरा, कांग्रेस के भीतर समाजवादियों ने भारत की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए ब्रिटिश विविधता का लाभ उठाने की रणनीति का समर्थन किया। तीसरा, ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के समर्थन के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू की राय गांधी जी की राय से अलग थी, ठीक है। बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, ओके। अब देखिए यहाँ पे, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध होता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन मांगा जाता है, क्योंकि बिना भारतीयों का समर्थन मांगा जाता है कि भारतीय भी जो है इस युद्ध में अपना समर्थन दें। तो ऐसी स्थिति में जब ये ब्रिटिश अंग्रेज जो है भारतीयों से समर्थन मांगते हैं, तो भारतीयों को अच्छा मौका था भाई कि हमारी कुछ शर्तें मानोगे तभी हम तुम्हारा समर्थन करेंगे, तब भाई हम यहाँ इस युद्ध में साथ देंगे। तो इनकी 2 शर्तें थी। एक तो शर्तें थी कि इनको खुद का संविधान सभा बनाने का अधिकार दिया जाए, ठीक है, संविधान सभा बनाने का अधिकार दिया जाए, और केंद्र में वास्तविक उत्तरदायी जो है सरकार की स्थापना, ठीक है, केंद्र में वास्तविक उत्तरदायी सरकार की स्थापना जिसमें भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित हो, ठीक है। तो ये दोनों मांगे की गई थी। तो इसमें पहला स्टेटमेंट देखिए, तो पहला दिया है कि द्वितीय विश्व युद्ध और भारतीय प्रतिक्रिया के संबंध में कि कांग्रेस ने बिना शर्त, नहीं, इन्होंने 2 शर्तें रखी थी, ठीक है। इतना अच्छा मौका था, हाथ से ये जाने नहीं देते। तो पहला आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है कि कांग्रेस के भीतर जो है समाजवादी ने भारत की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए ब्रिटिश विविधता का लाभ उठाने के लिए रणनीति का समर्थन किया, दूसरा सही है। तीसरा है कि ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के समर्थन के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू की राय गांधी जी से अलग थी, बिल्कुल अलग थी। गांधी जी की यह विचारधारा थी कि इस समय जो है क्योंकि अंग्रेज जो है मजबूर है और हमें इनका समर्थन करना चाहिए, किसी तरह का कोई इनके सामने शर्त नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। इनकी ये मानवतावादी कुछ नैतिकता वाली बातें थी, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने भाई इनका विचार अलग था, ये चाहते थे कि भाई हमें अच्छा मौका मिला है, इस समय हम लोग अपनी कुछ मांगे रखेंगे, अंग्रेजों को मजबूर करेंगे, ठीक है, तभी हम उनका समर्थन करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में। तो तीसरा स्टेटमेंट सही हो गया कि दोनों के यानी गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू की राय अलग अलग थी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला गलत था, तीसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला देखिए, विदेशी अधिकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ये केंद्र सरकार द्वारा गठित अर्धन्यायिक निकाय है,
विदेशी अधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। ठीक है, ठीक है, तो बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों ये आपका विदेशी अधिकरण क्या है, विदेशी अधिकरण, तो इसे किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता की पुष्टि करने के लिए गठित किया गया है और ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित, ये आप केंद्र सरकार द्वारा गठित एक अर्ध न्यायिक निकाय है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। इसे जो है विदेशी अधिकरण आदेश, विदेशी अधिकरण आदेश 1964 के तहत गठित किया गया था। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया है कि सीधे उच्चतम न्यायालय में, हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है सीधे। ठीक है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं, हाई कोर्ट में भी अपील, हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। तो दूसरा गलत हो गया, केवल एक कथन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला देखिए। रियासतों में स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 1927 में अखिल भारतीय राज्य पुलिस कॉन्फ्रेंस के आयोजन में बलवंत राय मेहता की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने रियासतों की जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया था। ठीक है, तीसरा दिया, हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने रियासतों की जनता के आंदोलन में शामिल होने का समर्थन किया था। बताना है कि कौन सा, कितने कथन जो है आपके सही हैं। ठीक है, बताएं आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों रियासतों में स्वतंत्रता संघर्ष की बात करें तो 1927 में अखिल भारतीय राज्य पुलिस कॉन्फ्रेंस के आयोजन में बलवंत राय ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, पहला सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने रियासतों की जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया था, तो दूसरा भी सही है। लेकिन तीसरा जो दिया है कि हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने रियासतों की जनता के आंदोलन में शामिल होने का समर्थन किया था, तो कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया था रियासतों की जनता के आंदोलन में शामिल होने का, तो तीसरा गलत हो गया। कितने कथन सही में, तो केवल 2, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला शब्द LUCA संबंधित है, तो ये जो है दोस्तों पृथ्वी पर समस्त जीवन के अंतिम सामान्य पूर्वज है। ठीक है, अभी हाल ही में जो है आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, फटाफट हम लोग अब खत्म कर देते हैं इस सेशन को। 20वीं सदी के प्रथम चतुर्थांश के दौरान सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में नाई धोबी बंद आंदोलन शुरू हुआ था, कहाँ पे, अवध में। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अच्छा, इधर है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत 20वीं सदी के पूर्वार्ध में 1908 में रॉयल कमीशन की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, 1908 में रॉयल कमीशन की नियुक्ति की गई थी। क्यों की गई थी, तो स्थानीय और प्रांतीय सरकारों की शक्तियों एवं जिम्मेदारियों में वृद्धि करने के लिए। ठीक है, स्थानीय और प्रांतीय सरकारों की शक्तियों और जिम्मेदारियों में वृद्धि करने के लिए 1908 में रॉयल कमीशन की नियुक्ति की गई थी, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला देखिए, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला शब्द ग्रीनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। तो दोस्तों ये ग्रीनियम जो है स्थिरता के कारण विषयगत और साधारण बॉन्ड के बीच प्रतिबल अंतर से संबंधित है ग्रीनियम। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, रासबिहारी बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना के आरंभिक गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, रासबिहारी बोस ने। दूसरा है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों ने INA को मान्यता दी थी। तीसरा, INA ने इम्फाल कोहिमा अभियान में भाग लिया। ठीक है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको इस तरह के क्वेश्चन में बस आपको एग्जैक्ट सही आंसर, एग्जैक्ट आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आपको अगर पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के आरंभिक गठन में रासबिहारी बोस ने नहीं बल्कि मोहन सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, मोहन सिंह ने। अगर आपको इतना पता होता पहला स्टेटमेंट गलत है तो आप इस बेसिस पे आंसर कर लेते। ठीक है, क्योंकि पहला इसमें भी है, पहला इसमें भी है, पहला इसमें भी है, 3 गलत हो गया, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों जैसे कि जर्मनी, जापान, इटली ने जो है INA को जो है मान्यता दी थी। ठीक है, तो दूसरा सही है। और INA ने इम्फाल कोहिमा अभियान में भाग लिया था, तो तीसरा भी सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और खत्म। ठीक है, टेस्ट नंबर 14। अब अगला टेस्ट नंबर 15 होगा, इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन है सभी। ठीक है, तो पॉलिटी आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना।
ओके। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।